हेलो स्टूडेंट्स, हम जो हमारा ऑफ़र इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो हमारा ऑफ़र प्रस्ताव के आवश्यक तत्व जो हम पढ़ रहे थे उसी की कंटिन्यूटी में हम जो हमारे बाकी बचे हुए पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रस्ताव जो है स्पेसिफिक या जनरल हो सकता है। एन ऑफ़र कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। Specific offer, an offer made to a specific or a particular or a certain person is known as a specific offer. Such an offer can be accepted by the particular or that specific person to whom it has been made and none else. यानी कि विशिष्ट प्रस्ताव, जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को ही किया जाता है तो वह विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है और उस विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है जिसके सामने की हमने प्रस्ताव किया है। इसी तरह से एक दूसरा होता है सामान्य या साधारण प्रस्ताव। एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज और टू द होल वर्ल्ड इज अ जनरल ऑफर। सच एन ऑफर मे बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द पब्लिक हु हैज़ द नॉलेज ऑफ इट। It does not require any prior acceptance। यानी कि सामान्य प्रस्ताव जो होता है वह जन सामान्य या जनता के किसी भी वर्ग को किया गया प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव समस्त संसार या संसार के किसी भी भाग की जनता को किया गया प्रस्ताव है और इसे संसार का कोई भी व्यक्ति या विशिष्ट वर्ग उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है और ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति की सामान्यतः पूर्व सूचना देना भी आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा विशिष्ट प्रस्ताव है उसे वही व्यक्ति स्वीकार करेगा, जबकि जो सामान्य प्रस्ताव है, साधारण प्रस्ताव है, उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। इस संबंध में हम एक केस लॉ है, कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें क्या था कि कार्लिक जो थी स्मोक बॉल कंपनी का मामला है जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें जो कार्बोलिक कंपनी थी वह इन्फ्लुएंजा यानी कि जुकाम की एक दवाई बनाती थी जिसका नाम था स्मोक बॉल। इस कंपनी ने समाचार पत्रों में यह विज्ञापन दिया कि जो भी कंपनी द्वारा निर्मित स्मोक बॉल का 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 3 बार कंपनी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार सेवन करेगा तो उसे इन्फ्लुएंजा या जुकाम नहीं होगा, और अगर उसे होता है तो कंपनी उस व्यक्ति को 100 पाउंड की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देगी। अब कार्लिक ने कंपनी द्वारा निश्चित अवधि के अनुसार वो दवाई खरीदी और उसे 2 सप्ताह तक प्रतिदिन उसने 3 बार स्मोक बॉल कंपनी का प्रयोग किया, फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। तब श्रीमती कार्लिक ने न्यायालय में क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। उससे पहले जब उसने कंपनी को कहा तो कंपनी ने उसे क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर जब श्रीमती कार्लिक जो है उसने कोर्ट में केस किया तो न्यायाधीश जो थे उन्होंने क्या निर्णय लिया इसमें, यह कंपनी द्वारा किया गया एक सामान्य प्रस्ताव था जिसे समस्त विश्व की में शर्तों का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता था और श्रीमती कार्लिक ने प्रस्ताव में दी गई शर्तों का पालन किया, इसलिए वह घोषित पुरस्कार को प्राप्त करने की अधिकारी होगी। यानी कि इसमें हमने क्या माना है कि जो हमारा साधारण प्रस्ताव है उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑफर मस्ट बी डेफिनेट। यानी कि ऑफर क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। एन ऑफर अलोंग विथ इट्स टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी डेफिनेट। इट मस्ट बी सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। जैसे कि अगर हम कहें कि प्रस्ताव निश्चित कैसे होगा, कि उसकी शर्तें जो हैं वह निश्चित होनी चाहिए। यदि मैं कहती हूँ
कि मैं अपना जो मेरा डॉगी है उसे मैं 10 या 15,000 में बेचने को तैयार हूँ, तो हम कहेंगे कि यहाँ प्रस्ताव अनिश्चित है, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, 10 या 15,000। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रस्ताव की जो शर्तें हैं वह निश्चित होनी चाहिए। इसी तरह से अगर जो मोहन है वह सोहन को कहता है कि अगर तुम अपना मकान जो है आधुनिक तरीके से सजावट कर लोगे तो मैं इसका किराया 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ। अब यहाँ पर आधुनिक तरीका क्या होगा, यह कुछ निश्चित नहीं है, क्योंकि जो आधुनिक है, मॉडर्न है, उसकी परिभाषा अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वह क्या है कि ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, वह उसकी जो शर्तें हैं वह हमेशा डेफिनेट होनी चाहिए। और नेक्स्ट इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी कि प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है। प्रस्ताव तभी पूरा माना जाएगा जब उसकी शर्तें स्वीकारकर्ता तक कम्युनिकेट हो चुकी होंगी। Now to make a valid offer, communication of offer to the offeree is must. An offer can be accepted only when it comes to the knowledge of the offeree. Acceptance without knowledge of the offer does not create a binding contract. If somebody acts according to the terms of the offer without having knowledge of offer, his acts cannot be treated as an acceptance. यानी कि इसमें क्या है, प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है। प्रस्ताव तभी किया हुआ माना जाएगा जबकि प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसको कि प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव की जानकारी के बिना जब कोई व्यक्ति उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है तो वह स्वीकृति नहीं मानी जाती है। इस संबंध में लालवंश शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का केस काफ़ी पॉपुलर है। इसमें क्या हुआ था कि लालवंश शुक्ला जो था गौरीदत्त के यहाँ पर मुनीम था। एक बार क्या हुआ, गौरीदत्त का भतीजा कहीं खो गया। भतीजे को ढूंढने के लिए लालमन को हरिद्वार भेजा गया और उसके जाने के बाद गौरीदत्त ने एक विज्ञापन करवाया कि जो भी उसके भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसे 501 रुपया पुरस्कार का दिया जाएगा। अब यहाँ पर लालमन को विज्ञापन की जानकारी होने से पूर्व ही गौरीदत्त का भतीजा मिल गया और जिसे लाकर उसने गौरीदत्त को सौंप दिया। बाद में जब वह आ गया उसके बाद लालमन को क्या पता चला कि गौरीदत्त ने भतीजे को ढूंढने के लिए 501 रुपये के इनाम की घोषणा की है। लालमन ने गौरीदत्त से पुरस्कार के लिए कहा। गौरीदत्त ने पुरस्कार देने से इनकार कर दिया तो लालमन ने न्यायालय में इनाम प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया। यहाँ पर न्यायाधीश ने क्या निर्णय लिया कि लालमन को पुरस्कार की राशि मिलेगी या नहीं। उसे पुरस्कार की राशि नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि लालमन ने पुरस्कार के प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी और उसके पहले ही उसने उसके भतीजे को ढूंढ लिया, अतः उसे स्वीकार भी नहीं कर सकता है। अतः लालमन को यह राशि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जब वह भतीजे को ढूंढ कर लाया तब तक उसे जो प्रस्ताव था इनाम का उसकी जानकारी उसे प्राप्त ही नहीं थी, इसलिए वह इनाम का हकदार नहीं होगा। Now next is terms and condition must be communicated with the offer, यानी कि प्रस्ताव के साथ जो प्रस्ताव की विशेष शर्तें हैं उसका संवहन होना भी आवश्यक है। Now a proposer has every right to lay down as many terms and conditions as he wishes, but all those terms must be communicated to the offeree along with the offer. If the offeree comes to know about the terms and conditions after the acceptance of the offer, he is not bound of them. यानी कि प्रस्ताव के वैध होने के लिए यह भी आवश्यक है
कि प्रस्ताव की विशेष शर्तें भी प्रस्तावक को बता दी जानी चाहिए। यदि प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद प्रस्ताव की शर्तों की जानकारी होती है तो वह शर्तें स्वीकारकर्ता पर लागू नहीं होती है। इस संबंध में भी एक केस लॉ है। इसमें हम एक नाम ले लेते हैं कि अनंत और रेखा एक होटल में ठहरते हैं। कमरे में जाने के बाद जब वह काउंटर पर आते हैं तो उससे पहले वह होटल का क्या किराया होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में वह पूरी बातचीत कर लेते हैं और होटल का किराया भी निर्धारित हो जाता है। अब वह चाबी लेकर कमरे में जब वह जाते हैं तो वहाँ पर कमरे में एक शर्त लिखी हुई होती है कि ग्राहक का माल खो जाने पर होटल के मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब वे लोग कहीं घूमने चले जाते हैं और जब वे वापस आते हैं तो अनंत देखता है कि उसका कुछ सामान खो गया। वह न्यायालय में होटल के मालिक के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करता है। अब न्यायालय होटल मालिक को माल खो जाने का जिम्मेदार ठहराएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि उन्हें जो शर्त थी कि माल खो जाने पर होटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, यह उन्हें प्रस्ताव की जो है ये जो शर्त है इसका संबंध उन्हें प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद हुआ है। तो यहाँ पर हम यह मानेंगे कि इसमें होटल का मालिक जो है उसकी क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शर्त लिखी गई थी वह उन्हें एक्सेप्टेंस देने के बाद बताई गई है। द नेक्स्ट इज द ऑफर मस्ट नॉट बाइंड द अदर पार्टी टू रिप्लाई, यानी कि जो है उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। No offer can bind the other party to reply. Similarly, there should not be any terms in the offer, the non-compliance of which may amount to acceptance for it. यानी कि प्रस्ताव में यह नहीं होना चाहिए कि अगर कोई जवाब नहीं दिया गया तो यह माना जाएगा कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। Next is a tender may be an offer or a standing offer. A tender is an offer made in response to an invitation to offer for supply of goods or services or to execute certain work at a price state. A tender may be either an offer or a standing or an open offer. यानी कि जो प्रस्ताव है, जो टेंडर है, वह प्रस्ताव अथवा स्थायी प्रस्ताव हो सकता है। दोनों में से किसी भी रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रस्ताव जो है टेंडर का स्थायी प्रस्ताव भी हो सकता है। इसी के साथ साथ जो लास्ट था हमारा पॉइंट, द ऑफर मस्ट नॉट बाइंड द अदर पार्टी टू रिप्लाई, दूसरे पक्षकार को उत्तर देने के लिए बाध्य करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए बी को लिखता है कि मैं अपना मकान जो है 50 लाख रुपए में बेचने को तैयार हूँ। यदि तुम्हारी ओर से अगले सोमवार तक कुछ भी उत्तर नहीं मिला तो मैं यह समझूंगा कि तुमने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यहाँ इस प्रस्ताव का उत्तर नहीं भेजने से जो है उनके बीच किसी प्रकार का अनुबंध उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि हम कहें कि प्रस्ताव ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति को उत्तर देने के लिए बाध्य करे। उसकी मर्जी तो वह प्रस्ताव पर उत्तर दे, नहीं है तो वह उस पर उत्तर नहीं दे सकता है। तो इस तरह से हमने आज जो हमारी ये जो क्लास थी, इसका जो हमने ये वीडियो देखा, इसमें हमने जो लीगल रूल्स हैं ऑफ़र के उसके बारे में हमने स्टडी किया है। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने ऑफ़र क्या है और ऑफ़र के जो लीगल रूल्स हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया है। अगले वीडियो में हम कि प्रस्ताव है उसका अंत कैसे होता है, प्रस्ताव का कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा तथा प्रस्ताव के विभिन्न प्रकार के बारे में हम स्टडी